हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हेलो फ्रेंड्स, घटना चक्र की किताब में जो सामान्य ज्ञान के जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे इतिहास का हो, चाहे भूगोल का हो या अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका जो नाम है भारत का इतिहास। क्या नाम है उसका? भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो प्राचीन इतिहास के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो बने रहेगा सेशन में, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। ठीक है, यदि चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम समय से एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे और इसके पहले में हम लोग पूरा बेसिक से शुरू से एकदम पूरा पढ़ा जाएगा और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखा जाएगा। पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद तब इसके बारे में जो है प्रश्नों को देखा जाएगा कि किस किस एग्जाम में जो है इस प्रश्नों को पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में दिया है, इसमें जो लिखा है कि पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था कहाँ हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में हुआ था ना। काल की बात करेंगे तो प्राचीन इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक प्राचीन इतिहास होता है, एक मध्यकाल होता है और एक क्या होता है, आधुनिक होता है ना। तो प्राचीन बाद में हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें जो मध्य पाषाण काल है, क्या नाम है, मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले क्या किया गया था, तो वहाँ पर जो है पशुपालन का प्रारंभ किया गया था, है ना। पशुपालन का हम लोग किस काल में प्रारंभ किए थे, तो मध्य पाषाण काल में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट, पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पड़ता था इस समय, जो है नर्मदापुरम यानी मध्य प्रदेश में, तथा बागोर, बागोर कहाँ पड़ता है, तो भीलवाड़ा यानी राजस्थान से प्राप्त हुआ है ना। तो पशुपालन किस काल में हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, भारत में। तो भारत में इसके जो साक्ष्य मिलते हैं कहाँ मिलते हैं, तो एक बार जो है आदमगढ़, आदमगढ़ इसमें कहाँ पड़ता है, तो नर्मदापुरम में। और नर्मदापुरम कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ मिला है, बागोर, बागोर कहाँ मिला है, तो ये भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में है ना। तो कहने का मतलब है कि पशुपालन के साक्ष्य दो ही जगह प्राप्त हुए हैं भारत में, एक आदमगढ़ में और एक कहाँ हुआ है, तो बागोर में, है ना। दो ही जगह आपको साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इससे और भी देखते हैं मध्य पाषाण काल में। तो इसमें लिखा है कि मध्य पाषाण काल महदाह, महदाह कहाँ पड़ता है, तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश से हड्डी सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुआ है ना। तो हड्डी हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया गया है मध्य पाषाण काल में, तो ये जो है मौदाह में। और मौदाह कहाँ पड़ता है, तो ये प्रतापगढ़ में। आधुनिक में प्रतापगढ़ में पड़ता है, उस समय कहाँ पाया गया था, तो मौदाह में पाया गया था। ठीक है, आगे भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में जो है मिला है ना। तो इस समय मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था, तो ये नर्मदा घाटी में मिला था। और नर्मदा घाटी कहाँ पड़ता है, तो ये जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। तो वहीं से जो है मानव का सबसे पहले प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जो लिखा है, कह रहा है कि नर्मदा घाटी क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र का जो हमारा हथनौरा है में, इसकी खोज जो है 1982 ईस्वी में किया गया था ना। तो इसकी खोज कब किया गया था, तो 1982 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, मानव कंकाल के पास कुत्ते का कंकाल बोरजोम और जम्मू और कश्मीर से प्राप्त हुआ है ना। तो मानव कंकाल की बात करेंगे तो मानव कंकाल का कहाँ प्राप्त हुआ, तो ये जम्मू कश्मीर में प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर कहाँ प्राप्त हुआ है, तो ये जो है कुत्ते के साथ, है ना, कुत्ते के साथ जो इसका कंकाल प्राप्त हुआ है। और कहाँ प्राप्त हुआ है, तो ये बोरजोम, बोरजोम कहाँ पड़ता है, तो ये जम्मू कश्मीर पड़ता है। जो मानव के साथ जो है कुत्ते का भी कंकाल पाया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि मानव जो है अपने साथ क्या रखता था, तो एक पालतू कुत्ता भी रखता था। ठीक है, गर्त आवेश के साक्ष्य भी बोरजोम से प्राप्त होता है ना। तो गर्त आवेश का मतलब होता है कि उनको रहने का जो स्थान है ये बोरजोम से प्राप्त होता है। बोरजोम कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बोरजोम पूरा स्थल की खोज जो है 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने किया था, है ना। इसकी खोज जो है किसने किया था, तो 1935 में किसने किया था, तो डी टेरा और पीटरसन ने किया था। ठीक है, आगे सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन जो है नवपाषाण काल में जो है प्रारंभ होता है ना। तो खाद्यान्न का सबसे पहले उत्पादन कहाँ प्राप्त हुआ, तो ये जो है नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, बलूचिस्तान के कच्छ के मैदान में स्थित जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन के क्या मिला है, तो प्रमाण मिला है ना। तो कहाँ पर जो है
अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है, तो जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में जो है बलूचिस्तान के कच्छ के मैदान में मेहरगढ़ जो है, वहीं पर जो है अस्थायी जीवन का क्या मिला है, प्रमाण मिला है। ठीक है, आगे इसमें जो लिखा है चाल्कोलिथिक युग, क्या लिखा है, चाल्कोलिथिक युग जो है को ताम्र पसाड़ युग के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो चाल्कोलिथिक युग के नाम से इसको जाना जाता है, जो हमारा ताम्र पसाड़ काल है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पसाड़ी पुरास्थल है, जो खरगोन जिले में स्थित है। नौदा टोली का उत्खनन जो है एच.डी. सांकलिया ने किया था ना। तो नौदा नौदा टोली कहाँ पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसकी खोज जो है किसने किया था, तो एच.डी. सांकलिया ने किया था। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये खरगोन जिला में, और खरगोन जिला कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे, तो नौ पाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक से बेल्लारी जनपद में संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुआ है ना। तो राख का टीला कहाँ प्राप्त हुआ है, तो ये जो है कर्नाटक में जो एक बेल्लारी जिला है, बेल्लारी जिला में एक जो संगनकल्लू गांव है, वहीं से जो है राख का टीला प्राप्त हुआ है नौ पाषाण काल में। ठीक है, आगे भीमबेटका गुफाओं की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकारी मध्य प्रदेश में स्थित है। आप देख सकते हैं कि कब पूछा गया था, तो यूपीएसआई जो 2021 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि भीमबेटका गुफाओं की जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकारी ये कहाँ पाया गया था, तो ये जो है मध्य प्रदेश में पाया गया है। कहाँ पे पाया गया है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में जो है सम्मिलित किया गया है ना। तो इसको कहाँ सम्मिलित किया गया है, तो भीमबेटका शैल चित्रों में जो है इसको जो है क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है यूनेस्को को। ठीक है, और कहाँ पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, भीमबेटका को जुलाई 2003 में जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जो है शामिल किया गया ना। तो आपसे पूछ सकता है कि भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो आप क्या बताएंगे, 2003 में। भीमबेटका कहाँ पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें जो लिखा है भीमबेटका गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग में उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरन, बाघ आदि की चित्र बना हुआ है ना। तो भीमबेटका गुफाओं में क्या क्या किसका किसका चित्र बना हुआ है, तो हाथी का बना हुआ है, सांभर का, हिरन का और बाघ आदि का जो है चित्र मिलता है। ठीक है, भीमबेटका में 700 से अधिक अधिक गुफाएं हैं ना। तो भीमबेटका यानी मध्य प्रदेश में जो गुफा है, इसमें कितनी गुफाएं हैं, तो 700 से अधिक गुफाएं उसमें जो है लगभग है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो अब तक लगभग 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इनमें 243 को यूनेस्को द्वारा क्रमांक दिया गया है। इसमें से 500 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुआ है ना। तो 243 को यूनेस्को द्वारा क्रमांक किया गया है, और 500 शिलाश्रयों को जो है चित्रकारी प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसमें इसमें जो लिखा है कि हाँ गेरुवर्डी गैरिक मृदभान पात्र के साक्ष्य कहाँ मिला है, तो ये हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है ना। तो ये जो है हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ है, और अतरंजी खेड़ा से जो है प्राप्त हुआ है, जो गेरुवर्डी गैरिक है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। ठीक है ना, ये जो है इसके अंतर्गत क्या है, तो संगठन है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स इसमें देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और उत्खननकर्ता के नाम देखेंगे, और किसने कब इसमें में खोज किया था, इसको जाना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम में जो है इनमें से कम एक जरूर प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग बात करेंगे, तो हड़प्पा की बात करेंगे। तो हड़प्पा की जो खोज है किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, तो इन्होंने 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा की खोज किया था, है ना। हौस या हौस से हड़प्पा, और यहाँ पर देखिए साहनी आया है, तो इसे आप पकड़ सकते हैं कि हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, आगे मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है रखाल दास बनर्जी ने किया था। और कब किया था, तो इन्होंने जो है 1922 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1922 ईस्वी में जो है इसको किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो रोपड़ की खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। कब किया था, तो 1953-55 में जो है इसकी खोज किया था, जिसका नाम जो है रोपड़। ठीक है, लोथल की बात करेंगे, तो लोथल की खोज जो है S.R. राव ने किया था। और कब किया था, तो 1954 से 55 ईस्वी में जो है इसकी खोज किया था। कालीबंगा की बात करेंगे, कालीबंगा की खोज जो है बीबी लाल ने किया था। और इसको कब किया था, तो 1961 से 1969 के बीच में। रंगपुर की बात करेंगे, तो रंगपुर की खोज जो है M.S. वत्स ने किया था। और कब किया था, तो उन्होंने 1934 ईस्वी में किया था।
चरणोदड़ों की बात करेंगे, चरणोदड़ों की खोज जो है एसी मजूमदार ने किया था। किसने किया था? एन.जी. मजूमदार ने किया था। और इसको कब किया था? तो जो है 1931 ईस्वी में। सूर्यकोटिका की खोज जो है जे.पी. जोशी ने किया था। और इसको कब किया था? तो 1964 ईस्वी में किया था। बनावली की खोज किसने किया था? तो आर.एस. बिष्ट ने किया था। कब किया था? तो 1974 ईस्वी में किया था, 50-77। और आलमगीरपुर की खोज की बात करेंगे तो इसकी खोज जो है यज्ञ शर्मा ने किया था। कब किया था? तो 1958 ईस्वी में किया था। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो कोट दीजी की खोज जो है फजल अहमद खान ने किया था। कब किया था? तो 1955 से 1957। सूचकांक की खोज जो है आर.एल. प्लस्टाइन ने किया था। कब किया था? तो 1927 में। मांडा की खोज किसने किया था? तो जे.पी. जोशी और मधुबालन ने 1982 में। और बालाकोट की बात करेंगे तो जॉर्ज एफ. डेल्स ने किया था। कब किया था? तो 1973 से 1976 के बीच में इसको किया था, है ना। कब किया था? तो 1973 से 1976। ठीक है। धौलावीरा की बात करेंगे तो धौलावीरा की खोजा जो है जे.पी. जोशी ने किया था, 1967 से 1978। और मिठातल की बात करेंगे तो इसको जी खोज है सूरज भान ने किया था, 1968। और राखीगढ़ी की बात करेंगे तो इसकी खोज है सूरज भान ने किया था, 1969 में। ठीक है, तो ये सब इसकी खोज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें इसमें जो लिखा है हमारा कि भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में एलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था ना। तो कब किया गया था? तो 1861 ईस्वी में किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में जो है इसको नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे जो इसमें लिखा है नेक्स्ट हमारा, इसमें जो लिखा है कि लॉर्ड कर्जन के समय 1901 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था ना। तो लॉर्ड कर्जन के समय जो उस समय वायसराय था, और इसी के समय जो है जॉन मार्शल को जो है इसका प्रथम महानिदेशक जो है नियुक्त किया था। ठीक है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रह कर दिया गया था ना। तो इसकी बात करेंगे तो इसका नाम क्या कर दिया गया था? तो पहले इसका नाम जो है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था, लेकिन अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है भोपाल मध्य प्रदेश में जो है स्थित है मानव संग्रहालय। ठीक है, संदर्भ सभ्यता की बात करेंगे तो ये जो है आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है ना। ये किसकी सभ्यता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता, जिसका नाम जो है आद्य ऐतिहासिक काल है। ठीक है, नेक्स्ट पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्वकर सिद्ध करता है। काले रंग की आकृतियों से विचित्र लाल मृदपांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदपांड आर्य से संबंधित माना गया है ना। तो ये जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, आगे अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो हड़प्पा कालीन नगरों के किनारे बसे नगर की बात करेंगे, यानी कौन सा नगर जो है किस नदी के किनारे बसा है इसको देखा जाएगा। जैसे हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ की बात करेंगे तो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा की बात करेंगे तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल की बात करेंगे तो लोथल किसके किनारे स्थित है? तो ये जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट सुतकांगडेर की बात करेंगे तो ये दास नदी के किनारे स्थित है। सोटका कोहा की बात करेंगे तो सादी कौर के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर की बात करेंगे तो ये हिंडी नदी के किनारे स्थित है। और रंगपुर की बात करेंगे तो ये किसके किनारे स्थित है? तो ये जो है भादर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे जो हम लोग बात करेंगे तो कोट दीजी किसके किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे। कुड़ाल जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। चनुदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बनावली जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और मांडा जो किस किनारे स्थित है? तो ये जो है चिनाब नदी के किनारे जो है मांडा स्थित है। ठीक है, आगे भगवानपुरा की बात करेंगे तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। दईमाबाद की बात करेंगे तो ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और आमरी नदी की बात करेंगे, आमरी नगर की बात करेंगे तो ये जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और राखीगढ़ी की बात करेंगे तो ये जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें, अब हम लोग देखेंगे इससे बनने वाले प्रश्न। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो है क्या थी? ग्रामीण थी, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरी। और वैदिक सभ्यता क्या थी? तो ये जो है ग्रामीण थी। ठीक है,
पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का क्या है प्रमुख स्रोत है ना। तो हड़प्पा संस्कृति की जो है खुदाई किसके बारे में पता चलता है, जब हम इसकी खुदाई करते हैं तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में क्या मिलती है, तो जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह उसे कहा जाता है जहाँ उच्च वर्ग के लोग क्या करते हैं, निवास करते थे। ठीक है, हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी हो गई थी ना। तो सबसे पहले तांबा, उसके बाद कांसा, उसके बाद स्वर्ण, उसके बाद चांदी की जो है जानकारी हो गई थी हड़प्पा वालों को। ठीक है, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का जो है प्रयोग किया जाता है ना। तो हम लोग चाक का उपयोग किससे करते थे, तो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में जो है पैर से चलने वाली जो है इसका क्या करते थे हम लोग, तो यूज करते थे। ठीक है, आगे परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चालकों का क्या करते थे, प्रयोग किया जाने लगा था ना। तो जब हड़प्पा का दौर एकदम पूरा मतलब जानकार हो गए थे तो उस समय जो है हाथ से चलाने वाली जो है चाकों का प्रयोग करते थे। मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो है पूर्व आर्य काल में हुआ था ना। तो आर्य काल में जो है वो क्या हुआ था, तो मूर्ति पूजा का जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का जो है अंकन मिलता है ना। तो ये सब जो इसमें पाया जाता है और उसमें जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं ना। तो खंभात की खाड़ी में किसका साक्ष्य मिलता है, तो लोथल से गोदीबाड़ा के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के क्या मिलते हैं, तो साक्ष्य मिलते हैं ना। इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो कालीबंगा में। ठीक है, आगे गुजरात के धौलावीरा में हड़प्पा लिपि की बड़े आकार में 10 चिन्हों वाले क्या है, शिलालेख मिलता है ना। तो कितने चिन्हों वाला मिलता है, तो 10 चिन्हों वाला क्या मिलता है, तो एक शिलालेख को जो है प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली में पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिलती है ना। तो बनावली में क्या मिलता है, तो बनावली में जो है ये हरियाणा पड़ता है और वहीं से जो है पकी हुई बनी हुई हल्की जो है प्रतिकृति मिलती है जो हरियाणा में फतेहाबाद जिला में। मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या था, तो अन्नागार था। सबसे ज़्यादा बड़ी जो है क्या नाम था उसका, अन्नागार। अन्नागार का मतलब क्या, अनाज रखने वाला। ठीक है, आगे संदेश सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। संदेश सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे, है ना। तो इसकी सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी और वहाँ के लोग किससे परिचित नहीं थे, तो लोहे से। ठीक है, आगे राखीगढ़ी तांबा हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है ना। तो राखीगढ़ी में जो हरियाणा है, हरियाणा राज्य में ही पड़ता है राखीगढ़ी। और जो हिसार जिला के जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, राखीगढ़ी स्थल की खोज जो है 1969 में सूरजभान ने किया था। मोहनजोदड़ो और चंद्रगढ़ दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है तथा सुरकोटदा कहाँ पर है, तो ये जो है गुजरात में है। कहाँ पर है, तो गुजरात में। ठीक है, रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के पास स्थित है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र में क्षेत्र में जो है आता है ना। तो रंगपुर कहाँ आता है, तो ये जो है गुजरात के सौराष्ट्र में आता है जिसका नाम जो है रंगपुर है। ठीक है, रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले हैं ना। धान की भूसी के ढेर कहाँ मिला है, तो रंगपुर में। रंगपुर कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है ना, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। ठीक है, रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953 से 1956 में जो है SR राव द्वारा जो है किया गया था ना। तो इसकी खोज जो है 1953 में 1956 में किसके द्वारा किया गया था, तो SR राव के द्वारा जो है रंगपुर की खोज किया गया था ना। कब किया गया था, तो 1953 से 1953 से 56 के बीच में। और कहाँ किया था, तो ये जो कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात में सौराष्ट्र में पड़ता है जिसका नाम जो है रंगपुर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट करके भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से इस वीडियो को देख रहे हैं। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।